नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में। परंतु आपको असहयोग आंदोलन के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि खिलाफत आंदोलन क्या है और उसके बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप असहयोग आंदोलन क्या है ठीक से समझ पाओगे। तो पहले खिलाफत आंदोलन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो साथियों, जब 1914 से लेकर 1919 तक पहला विश्व युद्ध चला, जिसमें एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और दूसरे तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की जैसी देश थे। जब 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो तुर्की पर ऑटोमन समय का शासन चल रहा था और तुर्की इस युद्ध में हारने के बाद ब्रिटेन ने उसके ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए, जिसमें ये हुआ कि तुर्की को ब्रिटेन ने कई भागों में बांट दिया। साथ ही उसी समय तुर्की पर शासन चल रहा था ऑटोमन या फिर ऑटोमन का साम्राज्य का जो शासन चल रहा था। तो ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक था कमल पाशा, जो कि मुसलमान का धर्मगुरु था, साथ ही उसको खलीफा की उपाधि के रूप से भी माना जाता था। तो साथियों, जैसे ही ब्रिटेन ने तुर्की पर कंडीशन लागू किया और उनका जो खलीफा था वो पद को वो ख़त्म कर दिया, उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इंडियन मुसलमान के ऊपर भी पड़ा और इंडियन मुसलमान भी ब्रिटेन के विरोध में हो गए। और भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि दो भाई थे, और उनके साथ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इसके ऊपर ब्रिटिश सरकार को विरोध किया गया। अभी आपका दिमाग में ये चल रहा होगा कि तुर्की का मैटर में भारतीय मुसलमानों को ऐसे क्या प्रॉब्लम हुआ जो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। एक्चुअली ये हुआ साथियों, तुर्की का सुल्तान खलीफा तथा मुसलमान का जो धर्मगुरु था उस पद को उन्होंने ख़त्म ही कर दिया या फिर समाप्त कर दिया, और साथ ही मुसलमान के ऊपर अपमानजनक शर्तें ला दी गई, जिसमें इंडियन मुसलमान को ये लगा कि ब्रिटेन ने मतलब धार्मिक हस्तक्षेप कर रहा है या फिर जो मुसलमान का जो धर्म के ऊपर वो हस्तक्षेप कर रहा है या फिर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए इंडिया में खिलाफत आंदोलन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल और कॉमरेड नामक एक समाचार पत्र में खलीफा आंदोलन का प्रचार किया गया था। शुरुआत में 31 अगस्त 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली के लीडरशिप में ब्रिटिश सरकार को दो मांग की गई, जिसमें पहला था कि तुर्की का विभाजन को रद्द करना और जो दूसरा था खलीफा पद की पुनर्स्थापना करना। परंतु ब्रिटिश सरकार उनका कोई भी बात या फिर शर्तें नहीं मानी। तो जिसमें यह हुआ, सितंबर 1919 में खलीफा कमेटी का संगठन किया गया। उसके बाद 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफ कमेटी का पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ, जिसमें मुसलमान और नॉन मुसलमान दोनों थे, और उसका नेतृत्व कौन किया? फजल हक। अभी आपको ये लग रहा होगा नहीं तो महात्मा गांधी थे, नहीं। जब शुरुआत था तब उसमें फजल हक था और अगले दिन अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष था 24 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी को दे दिया गया था। अभी क्लियर है? और उसके बाद 20 जून 1920 को इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का करने के लिए निर्णय किया गया। अब बात ये हुआ है कि जो आंदोलन मुस्लिमों को द्वारा खिलाफत आंदोलन था वो मर्ज होकर असहयोग आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। उसका मुख्य रीज़न ये था, मुस्लिम का कोई भी मांग ब्रिटिश सरकार ने सुनने पर मना कर दिया था। तो महात्मा गांधी ने मुसलमान नेता को असहयोग आंदोलन में 1 अगस्त 1920 को जोड़कर ये निर्णय लिया कि अभी हम सब मिलकर असहयोग आंदोलन करेंगे, जिसका मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार को हम किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे। और यहाँ से शुरू हो जाता है असहयोग आंदोलन। तो अभी हम नेक्स्ट ये बात करेंगे कि ये असहयोग आंदोलन कैसा था और उसमें क्या क्या हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अभी हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन का मतलब सहयोग ना करना, साथ ही स्वदेशी अपनाना और उनका जो भी सामान है उनको भी ना खरीदना, उनका सरकारी पद पर भी नहीं रहना, ये सब उसमें आमतौर पर गांधी जी ने शामिल किया गया। तो आज ये देखेंगे हम जितने भी आंदोलन गांधी जी ने किए
उनसे भारत की जनता में निर्भीकता, देश प्रेम संचार हुआ था। 1920 से देश में आंदोलन नेतृत्व गांधी जी ने जो किया है उसी इतिहास को क्या गया, गांधी युग किया गया। ठीक है, याद रखना आपको। अभी असहयोग आंदोलन होने का कारण जानते हैं हम। उसमें जो प्रथम कारण था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ। तो उसमें क्या है, ब्रिटिश सरकार ने बोला कि हमें आपका भी सेना लेकर जाना है। तो गांधी जी ने बोला ना, ऐसे तो हम नहीं भेजेंगे, एक कंडीशन में भेजेंगे, अगर हम सेना भेजेंगे उसके बाद आपको हमारे देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार ने बोला ठीक है। अभी उन्होंने तो भेज दिया, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने गए नहीं, बोला कौन सा शर्त हमें पता ही नहीं है। ये एक प्रथम कारण था। और दूसरा जो था 1919 का भारत शासन अधिनियम कि फूट डालो और राज करो। फूट डालो क्या है, जैसे कि पैसा दो और जैसे बोलते ना चमचा, मतलब ऐसे फूट डालो और राज करो। इसका मतलब ये निकलता है कि पैसा फेंको और उनको अपना करो। और जो दूसरा और एक आया रोलेट एक्ट, उसमें क्या आया, मार्शल लॉ आया मार्च 1919 में, जिसमें न्यायाधीश रोलेट अध्यक्षता में एक ऐसा कानून जो किसी भी भारतीय को किसी भी कारण 2 वर्ष तक कैद रख सकता है, जिसका पूरा देश ने विरोध हुआ। और जो तीसरा था जालियानवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पंजाब के एक अमृतसर शहर में मतलब कुछ भारतीय लोगों ने सभा कर रहे थे सभी साथ मिलके। तो उसमें एक अफसर था जनरल डायर, ठीक है, जो कि आदेश दिया, बोला भाई तुम अंधाधुंध गोली चला दो। और उनका सेना आए और जितना भी उधर इकट्ठा हुए थे भारतीय जनता, जो भी सभा कर रहे थे, उनको पूरा का पूरे को अंधाधुंध गोली चला दिया और उसमें सब का सब मारे गए। और ये जो जालियानवाला बाग हत्याकांड को इंडियन हिस्ट्री में कभी भी भूला नहीं जा सकता है। ठीक है, ये भी एक कारण था असहयोग आंदोलन करने का। तो घटना के विरोध में शंकर नारायण ने त्यागपत्र दे दिया, जो कि गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य थे। साथ ही रविंद्र टैगोर ने भी अपनी उपाधि छोड़ दी। इसी केस को लेकर अंग्रेज ने इसी मामले की जांच के लिए एक हंटर कमेटी बनाई। हंटर कमेटी के ऊपर जो भारतीय जनता का अंग्रेज के ऊपर जो थोड़ा बच्चा कुच्चा विश्वास था वो भी खत्म हुआ। हंटर कमेटी ने आकर छानबीन क्या करेंगे, उल्टा उन्होंने ये बोल दिया कि ये जो था भारतीय जनता की गलती था और उन्होंने जनरल डायर को सम्मानित भी किया। अब गांधी जी तो उनसे भी 2 कदम आगे निकले। उन्होंने सोचा था लो ये तो चल ही रहा है, अभी मैं हिंदू मुसलमान को इसी चीज़ में ना मैं इकट्ठा करके ना साथ में एक लड़ाई लड़ूंगा। ठीक है, जो कि उन्होंने सोचा कि नहीं ये सही समय है, अभी मैं हिंदू को भी साथ में ले लूँगा और मुसलमान को भी साथ ले लूँगा। ठीक है, और साथ ही उन्होंने खिलाफत आंदोलन के भी समर्थन भी किया हुआ था। तो इसी प्रकार से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव रखा गया, परंतु जिसमें कांग्रेस का पुराना नेता बिपिन चंद्र पाल, एनी बसंत, लाला लाजपत राय ये सब उसका विरोध किए। फिर भी यह प्रस्ताव दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में बहुमत से पारित हुआ। गांधी जी को आंदोलन के ऊपर इतना विश्वास था कि उन्होंने बोला हम 12 महीना में ये जंग जीत जाएंगे। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम 2 भागों में बांटा था, जो कि नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक कार्यक्रम में सरकार का असहयोग कर सरकार के तंत्र को ठप करना, सरकारी उपाधियों का त्याग करना, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना, उनका चुनाव को बहिष्कार करना और विदेशी माल का भी बहिष्कार करना था उसमें। और सकारात्मक कार्यक्रम में ये था कि अपना देश का स्कूल और कॉलेज स्थापना करना, अपना देश के बारे में प्रचार करना, चरखा की प्रोत्साहन देना, पटना, अहमदाबाद, पुणे, काशी, अलीगढ़ इसी स्थान में शिक्षण की स्थापना करना। और इसी जो आंदोलन का मुख्य विशेषता ये थी कि हिंदू और मुसलमान साथ में लड़ रहे थे। तो सरकार तो मिर्ची लग गया, बोला ना ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, अली बंधु कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और साथ ही 17 नवंबर 2021 को बम्बई में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में हड़ताल भी किया गया और साथ ही उनके गिरफ्तार में भी हड़ताल किया गया। तो ये हुआ
1 फरवरी 2022 को गांधी जी ने वायसराय का चेतावनी भरा पत्र लिखा और आंदोलन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन 5 फरवरी 1922 को हुई चोरा चोरी घटना ने सारे समीकरण बदल दिए। पर इसमें क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले की मतलब चौरी चौरा गांव में कांग्रेस की जुलूस को पुलिस ने रोकना चाहा, तो जनता ने क्या किया, उसे पुलिस थाने में आग ही लगा दी। तो उसके लिए मजबूरन गांधी जी को आके इसी चीज़ को स्थगित करना पड़ा। पर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को कड़ी निंदा किया गया कि उन्होंने कैसे 1 साल में ये पूरा करने की वचन दे दिया था करके। असहयोग ऐसा आंदोलन था जो भारतीयों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था और साथ ही कांग्रेस ने हिंदी का राष्ट्रभाषा रूप में स्वीकार किया। तो साथियों, ये था असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो आपको मैं समझाने की कोशिश किया। कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको कैसे लगा। धन्यवाद।